हाथरस कांड की हम बात कर रहे हैं। जो बाबा भक्तों के बीच खुद को साकार ब्रह्म के रूप में पेश करवाता था, पेश किया जाता था, वो बाबा फरार है। और सवाल यही है कि गिरफ्त में सेवादार बाबा आखिर कब होगा गिरफ्तार। हाथरस भगदड़ केस का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है। दिल्ली में सरेंडर के बाद देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार कर लिया गया। देव प्रकाश मधुकर को यूपी पुलिस को सौंप दिया गया है। आज हाथरस कोर्ट में मधुकर को पेश किया जाएगा। भगदड़ केस का मुख्य आरोपी है, ये आयोजक है। और बाबा के मुख्य सेवादार मधुकर पर पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित किया था। तो मुख्य आरोपी मधुकर को बताया गया है, बोला इसमें बनाया गया है, गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि सेवादार तो गिरफ्त में है, लेकिन बाबा की गिरफ्तारी आखिर कब होगी, जिसकी संगत की वजह से 121 लोगों की इस पूरे कांड में जान चली गई। हाथरस प्रकरण में जो एफआईआर में नामजद किए थे देव प्रकाश मधुकर, जिसे मुख्य आयोजक कहा गया था, हमने पुलिस को, एसआईटी को और एसटीएफ को यहां दिल्ली से उनके सामने, क्योंकि इलाज करा रहे थे, बुला के सरेंडर कर दिया है। वादा किया था कि हम देव प्रकाश मधुकर को सरेंडर करेंगे, पुलिस के सामने ले जाएंगे, पूछताछ करें, इन्वेस्टिगेशन में भाग लें, जांच में भाग लें। हमने उनको सौंप दिया है एसआईटी को और उत्तर प्रदेश पुलिस को। अब वो पूरी जांच कर लें, स्टेटमेंट कर लें, बयान कर लें, रिकॉर्ड कर लें। अब ये उनकी अपनी इच्छा है। और चलिए सीधे रुक करते हैं अपने सहयोगी वीरेश पांडे का। वीरेश, जिस तरीके से हाथरस में स्थितियां बनी पूरा देश देख रहा है, सेवादार गिरफ्तार हो गया, लेकिन सवाल यह है कि जिस बाबा को ब्रह्म के रूप में पेश किया जा रहा था, उसके साम्राज्य तक पुलिस पहुंच भी जाती है, लेकिन बाबा मिल नहीं रहा, या बाबा को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं हो रही सिस्टम की। देखिए, बाबा फरार है, बाबा को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं है, इसी शब्द का प्रयोग आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि बाबा कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं है, वो व्यक्ति विशेष है, वो बहुत ही खास है। और खास इस लिहाज से है कि 80,000 की जगह पर 2.5 लाख लोग पहुंच जाते हैं, तो वो उसकी क्षमता है। और ऐसी भीड़ इकट्ठा करने की ताकत बाबा के जो जानने वाले हैं, उनका ये कहना है कि बाबा हजारों की भीड़ घंटों में बुला सकता है। लाखों की भीड़ अगर वो कह दे कि एक दिन में कि आ जाओ, 1 घंटे में, 1 दिन में, तो वो लाखों के लोग आ जाएंगे। तो बाबा की ताकत पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और ब्रज क्षेत्र में काफी है। तो इस लोकतंत्र में जिसके पास जनता की ताकत है, लोगों की ताकत है, जिसके पास भीड़ है, वही सबसे बलवान है। और जो भीड़ का नेतृत्व करता है, जो भीड़ का नेता है, उस पर हाथ लगाने की जो ताकत है, वो बड़ी बड़ी सरकारों में, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों में भी नहीं होता है। आपने देखा होगा, जो जन नेता होता है वो कहता है डीएम और एसपी को कि अगर मेरा काम नहीं करोगे तो थाना घेर लूंगा, तुम्हारा कलेक्ट्रेट घेर लूंगा, तुम्हारा घर घेर लूंगा। तो हाथ पांव फूल जाते हैं। हम लोग जमीन पर रिपोर्टिंग करते हैं, हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके पास भीड़ होती है, जिनके पास जनता होती है, और इसी लहजे में नेताओं पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जो भी नेता है उसने बाबा पर सीधे तौर से अटैक नहीं किया। लेकिन बड़ी खबर आ रही है इस मामले को लेकर। हाथरस भगदड़ पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि मायावती ने लिखा है कि भोले बाबा के खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए, भगदड़ के सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। आगे वो लिखती हैं कि सूरजपाल जैसे सभी बाबाओं पर एक्शन होना चाहिए, ऐसे मामले में सरकार को ढीला रवैया नहीं रखना चाहिए। तो ये बीएसपी प्रमुख मायावती का एक्स पर पोस्ट आया है। उन्होंने लिखा, देश में गरीबों, दलितों, पीड़ितों को अपनी गरीबी, अन्य सभी दुखों को दूर करने के लिए हाथरस में भोले बाबा जैसे अनोखों बाबाओं के अंधविश्वास और पाखंडवाद के बहकावे में आकर अपने जो दुख पीड़ा और नहीं बढ़ाने चाहिए। उन्होंने लोगों से भी अपील की है और उन्होंने लिखा है कि बल्कि बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चलें। और साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि इन्हें खुद की तकदीर बदलनी पड़ेगी, इन्हें बीएसपी से जुड़ना होगा, तभी ये लोग हाथरस जैसे कांडों से बच सकते हैं जिसमें 121 लोगों की मृत्यु हो जाती है। हाथरस कांड में बाबा भोले समेत सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी जरूरी है। वीरेश, जिस तरीके से पूरी तस्वीर बनी है, राहुल गांधी भी कल पहुंचे थे हाथरस, लेकिन बाबा के खिलाफ बोलने की हिम्मत उनकी नहीं हुई। प्रशासन के खिलाफ बोल बैठे, मुआवजा मांग लिया, लेकिन मायावती ने मोर्चा खोल दिया है। राजनीति में एक नया सिरा उन्होंने पेश किया है कि नहीं, बाबा को पकड़ो।
देखिए, बाबा के खिलाफ न राहुल बोल रहे हैं, न अखिलेश बोल रहे हैं, न भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बोल रहा है। मायावती को जो जानते हैं, उनका जो व्यक्तित्व है वो इस मामले में बड़ा स्पष्ट रहता है। वो लाभ हानि का बहुत ख्याल कम करती हैं, इसलिए अपनी बातों को बहुत स्पष्ट रूप से रखती हैं, राजनीतिक बातों को बहुत स्पष्ट रूप से रखती हैं। इसीलिए मायावती ने कहा है कि बाबा को पकड़ो। दलितों के नेता के तौर पर बाबा को जाना जाता है, इसलिए दलितों में मायावती से सबसे ज्यादा आज भी सबसे पकड़ रखती हैं और भारत की सबसे बड़ी नेता दलितों की मायावती हैं, तो उनको कुछ बोलने में जाता नहीं है और वो इस बात को स्पष्ट रूप से कह रही हैं कि बाबा को पकड़ो, क्योंकि घायल, मृतक और जो पीड़ित हैं वो ज्यादातर दलित हैं और दलितों की राजनीति करने वाली मायावती ने इस बात को स्पष्ट रूप से रखा है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद वीरेश साहब को हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो इन सब के बीच एक और बड़ी खबर है। हाथरस बगदड़ हादसे के बाद भोले बाबा नारायण हरि उर्फ सूरजपाल पहली बार मीडिया के सामने आया। घटना के बाद सूरजपाल भूमिगत हो गया था और हादसे के बाद पहली बार कैमरे पर भोले बाबा ने सफाई दी है। सूरजपाल ने कहा कि 2 जुलाई के हादसे से व्यथित हूं, शासन प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें, ये अपील की है। और सूरजपाल ने यह भी कहा है कि कोई उपद्रवी बख्शा नहीं जाएगा, मैं पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा हूं। सुनवाते हैं कि क्या भोले बाबा का वर्जन आया है कैमरे पर। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन मन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है। सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। तो सूरजपाल का पक्ष आया है। सूरजपाल का कहना है कि घटना से मैं दुखी हूं, महामंत्र का सहारा लें। और एक बड़ा दावा यह है कि जो संगति के पदाधिकारी हैं संगत के, वो लोगों की मदद कर रहे हैं, चाहे वो मृतक के परिजन हो या फिर हाथरस कांड में जो लोग घायल हुए हैं। वीरेश, सवाल यह है कि जो सूरजपाल बाबा का दावा है कि संगत मदद कर रही है, आजीवन तन मन धन से साथ खड़ी रहेगी, ये दावों में दम है या फिर उसी धूल की तरह दावे हैं जिसकी वजह से 121 लोग मारे गए? जिसके लिए वो दावे कर रहे हैं वो खुद हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद जी हैं जो अपनी पत्नी, अपनी माँ और अपनी बेटी को खो चुके हैं और बाबा कह रहे हैं कि हमारे जो संगत के लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, पीड़ितों को मदद कर रहे हैं तन मन धन से। आपके पास तन मन धन पहुँचा? कुछ नहीं आया, कोई बाबा नहीं आए हमारे पास, ना कोई उनके सेवा कर्मी, कोई कर्मचारी, कोई नहीं आया। अभी तक कोई नहीं आया। वर्षा जी, कोई आया? नहीं, कोई नहीं आया। किसी बात की भी सुविधा नहीं है। हमारे घर से तो 3 लोग चले ही गए, लेकिन उनको तो कुछ नहीं दिखता। तो बाबा तो कह रहे हैं कि इस पैसे से, रुपए से, परिश्रम से हमारे लोग जो संगत के लोग हैं पीड़ितों के घर पहुंच रहे हैं। एक भी उस दिन से पहुंचा? नहीं पहुंचा, कोई भी नहीं आया। अगर उनको दिखता तो वो आते, उनको कुछ दिखता ही नहीं है ना, तो नहीं आए। हमको पूछो, हमने 3 लोगों को खोया है, हमारे दिल पे क्या बीतरी होगी। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे जेठ जी कैसे संभालेंगे इन बच्चों को। बाहर कमाने जाएंगे कि बच्चों को देखेंगे। किसी भी चीज़ की भी सुविधा नहीं कर रहे हैं वो लोग। तो बाबा झूठ ही बोल रहे हैं एक तरीके से।
जब हमारे घर पे नहीं आए हैं तो हमको तो झूठी लगता है। अगर कुछ करेंगे तब मानेंगे हम, और नहीं हम नहीं मान रहे कि हमारे लिए कोई सुविधा है। कुछ पीड़ित जो है वो कह रहे हैं कि बाबा ढोंगी हैं, बाबा पाखंडी हैं, बाबा केवल और केवल भ्रम फैला रहे हैं। अब वो तो ये हादसा हुआ है उससे तो दिख ही रहा होगा, क्योंकि ये आप पाखंडी या ढोंगी वो होते तो ये हादसा होता ही नहीं था। और जब बाबा उठ के जा रहे थे, जब पब्लिक एक साथ तो उनके पैर की धूल लेने के लिए भाई, तो उनको रोकना चाहिए था, उन्होंने नहीं रोका। सबसे बड़ी गलती है उनकी। बाबा तो वहां फर्राटा भर के निकल लिए, तुरंत निकल लिए वहाँ से। जब धूल लेने के लिए पब्लिक भाज रही थी उनके पीछे, तो उनको रोकना चाहिए था, हाथ भी कर देना चाहिए था कि यहीं पर रुक जाओ। उनकी बात तो पब्लिक मानती है, वो हाथ कर देते हैं तो पब्लिक वहीं रुक जाती है, आगे तो बढ़ती नहीं है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो बाबा जो कह रहे हैं कि पैसा रुपया सब भेज रहे हैं, तो ये केवल लोगों को बरगलाने का फिर काम कर रहे हैं। हो सकता है, कुछ नहीं है। विनोद जी, आपने तो 3 लोगों को खोया है, तो ये बाबा, आप कह रहे थे कि बाबा से डर लगता है, बाबा से भय लगता है, बाबा के खिलाफ कुछ बोले तो पता चले घर के घर साफ कर देंगे। गरीब आदमी क्या कह सकता है, कोई किसी के खिलाफ है, कोई कुछ नहीं कह सकते। बाबा के खिलाफ बोलने में डर लगता है ना? सबको लगता है डर, तो हम ही का सबको लगते हैं डर। बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े आदमी हैं, गरीब आदमी क्या करेगा? कोई किसी के साथ में कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए बाबा के खिलाफ लोग कम बोल रहे हैं, क्योंकि बाबा ताकतवर हैं, बाबा के पास लोग हैं, बाबा के पास भीड़ है, बाबा की ताकत है। और ताकत तो है ही है। बिल्कुल वीरेश जी, तो समझ सकते हैं कि बाबा के पास ताकत भी है, पैसा भी है, लेकिन बाबा के पास झूठ भी है जो बोला जा रहा है। बाबा का दावा है कि संगत की कमेटी ने तय किया है कि हर परिवार के साथ हम हैं, जिम्मेदारी सब निभा रहे हैं, लेकिन तस्वीर जो आपने दिखाई, जो परिजनों से बात की, उससे पता चल रहा है कि बाबा सफेद झूठ बोल रहे हैं, प्रशासन बाबा तक नहीं पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए। अब बात करते हैं बिहार में धड़ाधड़ गिर रहे पुलों की। अब एक्शन इस पर शुरू हुआ है। बिहार सरकार ने 11 इंजीनियर्स को सस्पेंड किया है। पुल गिरने के बाद सियासत यहां पर तेज हो गई है। बड़ी खबर यह है कि बिहार में गिरते पुल को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। लालू यादव का सियासी हमला सामने आया है। नीतीश सरकार पर लालू यादव ने कहा है कि 2 हफ्तों में 1 दर्जन पुल गिरे और इंतजार करो, पुल बहकर आ जाएगा। तो ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार पुलों के गिरने का सिलसिला बिहार में चल रहा है और अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। लालू यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 2 हफ्तों में 1 दर्जन पुल गिरे हैं, इंतजार करो और पुल बहकर आ जाएगा। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि लगातार पुलों का जो गिरने का सिलसिला है वो बदस्तूर जारी रहेगा। देखिए, कार्टून शेयर किया है लालू यादव ने और एक्स पर ट्वीट किया है कि 2 हफ्तों में 1 दर्जन पुल गिरने के बाद बिहार वासियों की क्या हालत यहां पर हो रही है। तो लगातार बिहार में पुल गिर रहे हैं और सवाल उठ रहा है कि आखिर ये स्थिति तो जो बन रही है, इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि जिम्मेदारी लेने का नाम कोई नहीं ले रहा। और इन सब के बीच ये तस्वीरें आप देखिए, हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे लगातार सिलसिला यहां पर चल रहा है। आपको जून से अब तक बिहार में पुल गिरने की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। छपरा में 2 पुल धराशायी हो गए और एक तीसरा पुल जो इसी साल 2024 में बना है उसमें दरार पड़ चुकी है। रोहतास में भी 210 करोड़ रुपए की लागत से बने पुल के पिलर में दरार पड़ चुकी है। तो वहीं मुजफ्फरपुर का चचरी पुल हर साल पानी में बह जाता है। सिवान में भी अलग अलग पुल पानी में बह गए। 1998 में बना पुल और 2004 में बना पुल बारिश के चलते नदी में समा गए। मोतिहारी की बात करें तो यहां से भी तस्वीर सामने आई जहां पर निर्माणाधीन पुल गिर गया। तो वहीं अररिया में उद्घाटन से पहले ही एक पुल की जल समाधि हो गई। तो सवाल सीधा यह है कि जिस तरीके की स्थितियां बिहार में बनी हुई है, आखिर बिहार में पुल टिकते क्यों नहीं है। नीतीश जी, जिस तरीके की स्थिति बिहार में देखने को मिल रही है, क्या कोई जवाब देने वाला है कि बिहार में पुल टिकते नहीं? 11 इंजीनियर को सस्पेंड करने से तो बात नहीं बनेगी। बिल्कुल, देखिए 15 दिनों में 12 पुल का एक राज्य में गिरना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, चिंताजनक बात है राज्य सरकार के लिए, खास तौर पर तब जब सरकार दावे करती है कि हमने विकास के खूब कार्य कराए हैं। तो ऐसे में पुल का गिर जाना, और 11 इंजीनियर्स अब तक सस्पेंड हुए हैं और सरकार की तरफ से
जो अफसर हैं उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। उसमें कहा गया कि चैतन्य प्रसाद ने बाकायदा ये कहा कि ठेकेदार को अपने पैसे से इन पुल का निर्माण कराना पड़ेगा, जिन ठेकेदारों को जिम्मेदारी दी गई थी। एक और बात मैं स्पष्ट कर दूं कि इसमें से 12 पुल जो गिरे, इसमें से 6 पुल जो गिरे हैं वो जल संसाधन विभाग की तरफ से बनाए गए थे। 3 पुल ग्रामीण विभाग की तरफ से, बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग की तरफ से बनाए गए। तो 3 पुल का अभी तक पता नहीं है कि ये पुल किसके तरफ से बनाया गया। ग्रामीण कार्य का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि इसको लेकर सियासत हो रही है। दरअसल 18 महीने जब तेजस्वी सरकार में थे, आरजेडी सरकार में थी, तब ग्रामीण कार्य विभाग तेजस्वी यादव के पास था और यही वजह है कि सियासत इस वक्त फुल फॉर्म में है, क्योंकि अशोक चौधरी इस वक्त जेडीयू की तरफ से मंत्री हैं और वो कह रहे हैं कि सवाल पूछे जाने चाहिए तेजस्वी यादव से। तेजस्वी कह रहे हैं कि ये सारे पुल जिनका निर्माण हुआ और जो अभी ध्वस्त हुए हैं वो जेडीयू के सरकार में, यानी जेडीयू जब सरकार में थी तब ध्वस्त हुए हैं और ऐसे में दोषारोपण चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि पटना के आसपास अलग अलग जिले में यहाँ पिछले 15 दिन में ये जो 12 पुल धंसे हैं इनको लेकर के सवाल पूछा जा रहा है। सियासत बिल्कुल सवाल बहुत सारे निधि से पूछे जा रहे हैं, आप हमारे साथ बनी रहे। लेकिन सवाल ये भी है कि जनप्रतिनिधियों की जो जिम्मेदारी है, क्या कोई जिम्मेदारी लेगा? एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं। बिहार में कई पुल गिर चुके हैं और कई गिरने की कगार पर हैं। आपको पटना के पास मसौढ़ी के एक पुल की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए ये पुल है, इसकी हालत खस्ता हो चुकी है और अब माना जा रहा है कि जिस तरीके से यहां पर जमीन का धंसाव शुरू हुआ है उसके बाद इस पुल के गिरने का भी खतरा बढ़ चुका है। यह पटना के पास मसौढ़ी की तस्वीर है जहां पर एक पुल है और इसकी खस्ता हालत अब इन आशंकाओं को बढ़ा रही है कि हो सकता है कि इस पर भी कोई खतरा सामने आ जाए और ये पुल भी बह जाए। बहुत शुक्रिया निधि आपको तस्वीरें दिखाने के लिए, अपडेट्स देने के लिए। तो ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सवाल यही है कि बिहार में पुल आखिर गिरते क्यों हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी तस्वीर सामने आ रही है। भोले बाबा के काफिले का एक नया टेप्स एबीपी न्यूज के सामने आया है, नई तस्वीर सामने आई है, वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। तो बड़ी खबर यह है कि भोले बाबा के काफिले का नया सीसीटीवी सामने आ गया है। 2 जुलाई का ये पूरा वीडियो है जिस दिन हादसा हुआ था, 121 लोगों की जान गई थी। तो यही वो सीसीटीवी टेप है जिसमें भोले बाबा का काफिला तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, उन लोगों को पीछे छोड़कर भागते हुए दिख रहा है जो इस भोले बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए आए थे, इसके चरणों की धूल को लेने आए थे। लेकिन धूल बिनने के चक्कर में उनकी जिंदगी उड़ गई, हवा हो गई और अब भागते हुए बाबा की ये तस्वीर आपके सामने है। आप देखिए 2 तारीख की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भोले बाबा का जो काफिला है वो जा रहा है और ये एटा की तस्वीरें हैं जहां पर 12 गाड़ियों का काफिला नजर आ रहा है। तो ये भोले बाबा के काफिले का नया वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे के दिन 2 जुलाई का वीडियो है। एटा में ये काफिला गुजर रहा है और 12 गाड़ियों का कुल काफिला है, यानी कि भोले बाबा उर्फ सूरजपाल के साथ 12 गाड़ियां चल रही थी और ये तस्वीर अब सामने आ रही हैं। हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, ये तस्वीरें कहां की हैं? और ये दिख रहा है कि बाबा को भक्तों से कोई मतलब नहीं है, बस बाबा ब्रह्म है कहने को, भक्त मरे तो मरे, बाबा भागेगा। बिल्कुल, बाबा भाग गया और पूरी रफ्तार से 1 दर्जन गाड़ियों का काफिला लेकर भाग गया। और आप देख सकते हैं उदेश, जो रफ्तार है गाड़ियों की उससे साफ समझ में आ रहा है कि बाबा को ये भान हो गया था कि मौके पर दुर्घटना हुई है और इसी की वजह से बाबा बहुत तेज स्पीड के साथ वहां से निकला है। और ये आप देख रहे होंगे सीसीटीवी फुटेज जो है ये 2 जुलाई की दोपहर 1:59 का है, यानी 2 बजे का ये सीसीटीवी फुटेज है। 40 सेकंड के इस सीसीटीवी फुटेज में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बाबा की जो गाड़ी है उस पर पर्दे लगे हुए हैं और ये सीधे जो हाथरस से बाबा निकला है और महज 20 मिनट में ये पूरा का पूरा जो काफिला है वो एटा जिले को क्रॉस करके सीधे मैनपुरी पहुंचा है। और आप देखिए ये जो बाबा का रसूख है, जो बाबा की रंगबाजी है, वो इस पूरे सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर नजर आएगी। और ये भी बताऊंगा आपको कि 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक बाबा के जो फोन की लोकेशन है वो भी मैनपुरी जिले में मिली है। उसके बाद से बाबा को ये लगा कि उस पर शिकंजा कर सकता है, इसलिए उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया गया। फिलहाल बाबा के बारे में कोई जानकारी पुलिस अधिकारी नहीं दे पा रहे हैं और बाबा को अभी तक कहीं लिखा पढ़ी में भी अवदेश नहीं लाया गया। जी बहुत धन्यवाद संजय आपका तस्वीरों को दिखाने के लिए और बताने के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से बाबा अपने 12 गाड़ियों के काफिले के साथ भागता है, मैनपुरी आखिरी लोकेशन मिलती है और उसके बाद से बाबा अब लापता है।